हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, एस्टेट पीजीटी हिंदी के परिवेश से हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पेपर करवा दिए हैं, जिसने नहीं देखे वो देख लेना। आज हमारा तीसरा पेपर है और तीसरा पेपर का अंतिम भाग है। एक पेपर को हम 2 भागों में कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे पेपर सोल्व कर सकते हो। ये टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, पीजीटी के लिए तो है ही है, ठीक है। और जब मैं टीजीटी की करवाऊंगी तो पीजीटी वाले विषय जरूर देखें। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, इन्हीं में से आपका पेपर बन जाएगा। तो इसे ध्यान से देखें। और इसकी पीडीएफ सभी के लिए है, चाहे वो पेड मेंबर है या नहीं है। देखो, एस्टेट अभ्यर्थियों ने मेरी पीडीएफ ली है तो वो लिए मात्र और मात्र 899 रुपये में। आपको भी लेनी है तो देखें 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन इन पेपरों की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। तो ये आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम भी आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ मैं इसको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो क्रमबद्धता से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलो अब शुरुआत करते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सरासन पर्याय प्लस अंक सदा से सत प्लस आसे घटा प्लस अटोप। तो देखो, इसमें सर प्लस आसन सही है, व्यंजन संधि है। परि प्लस अंक, इसमें क्या है? इसमें यण संधि है। देखो, यण संधि का एक नियम होता है, यह व र से पहले अगर आधे वर्ण आए तो यण संधि होती है, और यह व र से पहले अगर पूरे वर्ण आए तो अयादि संधि होती है। कुछ ट्रिक ऐसी बताती हुई चलूंगी, ये अपने जहन में उतार लेना, चाहे तो इसे लिख भी लेना। यह व र से पहले आधे वर्ण हो तो आपकी यण संधि मिलेगी। यह व र से पहले पूरे वर्ण है तो आपकी अयादि संधि मिलेगी। तो इसमें यण संधि है, क्योंकि ई प्लस ऐसे बनकर क्या बनता है? ये बनता है, ठीक है। जिसमें ई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और इधर कोई असमान वर्ण हो तो उसमें आपकी यण संधि बनती है, नाम आपके यण संधि है, ठीक है। तो इसमें ये गलत रहेगा, घट प्लस अटोप। तो ये घटा ए नहीं आना तो चाहिए था। इसमें भी क्या सत प्लस आस, इसमें व्यंजन संधि है और इसमें यण संधि है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए। तो ये देखेंगे इसमें कौन सा अलंकार है, और ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा अगर जिसने अच्छी प्रकार से तैयारी कर चुके हैं, पढ़ लिए हैं। तो देखो, इसमें क्या है? 2 अलंकार है इसमें, ठीक है। 2 अलंकार कौन से हैं? डी है विरोधाभास अलंकार। अब ये विरोधाभास अलंकार क्या होता है? मतलब काम कुछ और हो और आभास किसी और का हो रहा हो, यानी उल्टा। विरोध का मतलब उल्टा कोई काम होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो दो। अब जो जो बूढ़े श्याम, जो काला रंग निखरता है तो उज्जवल होता है। अब ये उल्टा काम नहीं है, यानी जितना काला रंग होता जाता है उसमें क्या है, उतना ही उज्जवल होता जाता है। इसका मतलब, इसके 2 अर्थ है। 2 अर्थ यहाँ, एक तो क्या, अनुरागी चित्त की, मतलब अनुरागी, जैसे जैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं तैसे जैसे हमारे मन में जो है बुरे विचार त्यागते रहते हैं और अच्छे विचार आते रहते हैं। तो इसमें श्लेष में इसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं। एक तो ये बात है, दूसरे इसमें क्या है, विरोध, यानी उल्टी बात हो रही है जहाँ विरोध का अनुभव होता है। एते एवं विपस्था गुण सयाम कृतिता, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कथन है ये काव्य शास्त्र से हैं। जो 26 का ए हो जाएगा, ये भरत मुनि का कथन है। एत एवं विप्रेस्था गुणा काव्यसु कीर्तिता। तो कीर्तिता ये क्या है? आपके कीर्तिता ये भरत मुनि है। भरत मुनि के याद रखेंगे, ये 2री शताब्दी के थे। किसकी? और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार पूछी जाती है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र इनकी प्रथम पुस्तक है, नाट्य शास्त्र, और ये 2री सदी के थे। और इसके बाद किसी अपत्य
वाचक ऐप प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। देखो भाई, काव्य शास्त्र के वैसे तो मैंने भेज दिए हैं स्टेट वालों को, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्होंने पीडीएफ ले रखे हैं, उनके पास मैं और भेज दूंगी ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ऐप प्रत्ययवाचक ऐप प्रत्यय का आदित्य, वात्स्यायन, दोहित्री, पाथ्य। तो ऐप प्रत्ययवाचक का मतलब होता है ये संतान बोधक है। ऐप प्रत्ययवाचक और इसका दूसरा नाम होता है संतान बोधक। संतान बोधक कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर संतान बोधक लगा दिया तो आप समझ जाएंगे कि ऐप इसका मतलब ये है, लेकिन इसके दो नाम होने के बावजूद हमेशा ऐप प्रत्ययवाचक ही पूछा जाता है। ऐप प्रत्ययवाचक ही आपको ले डूबता है। तो इसमें संतान बोधक इसका दूसरा नाम अपने जहन में रखें, इसके द्वारा लगा लें। तो आदित्य नहीं है ये किसी का नाम, आदित्य वैसे सूर्य का पर्यायवाची है। वात्स्यायन ये आज्ञा का नाम है। पाथ्य जो पथ पर, पाथ्य पथ पर जो चलते हैं ना, पथ पर चलने का भोजन। दोहित्री, दोहित्री, दोहित्री का मतलब होता है जैसे कि जो नान बोलते हैं नानी, ये जैसे हम बच जाते हैं ना, नाना ये मेरी दोहित्री है, यानी हमारी नानी हमें क्या कहेगी, ये मेरी दोहित्री है। ठीक है, बेटे यानी बेटी की जो बेटी होती है उसे दोहित्री बोलते हैं। तो ये हो गया नहीं संतान बोधक, यानी बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं, दोहित्री बोलते हैं। तो इसमें संतान हो गई ना, संतान बोधक। तो दोहित्री या प्रत्ययवाचक है या संतान बोधक है, लेकिन आपको ट्रिक के द्वारा तो आप संतान बोधक से याद रखेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि संतान बोधक कभी पेपर में नहीं आएगा, प्रत्ययवाचक ही पूछा जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विदेशी भाषा के उपसर्ग को निर्मित शब्द चुनिए। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कौन सी विदेशी भाषा के हैं, कौन सी देशी भाषा के हैं, और ये कैसे क्या करेंगे आप याद करने से। तो देखिए एक अवतार बता देती हूँ। अवतार और अव का एक ही अर्थ होता है। जैसे अवतार या अवतार, यानी जो क्या कहते हैं कि भगवान के रूप में हो, उसे अवतार या अवतार बोलते हैं। तो ये तो इसमें 128 का रहेगा आपका डी, दरअसल और बेचारा। तो ये दो हैं विदेशी भाषा के हैं, बाकी ये क्या देसी अवतार है। देखो अवतार में ओ है या औ कह लीजिए, एक ही बात है, ओ या औ इसमें। तो ओ है, दुबला है, दू इसमें दुबला में दू है, इसमें निर है, निराकार में निर, ये निर आधा है, निर प्लस आकार है, इसमें कुल है, और इसमें का है, और इसमें कु है। तो ये प्रत्यय आपको निकालने आने चाहिए, जिसमें क्या है आप प्रत्यय निकालकर अगर मूल शब्द अलग करोगे, प्रत्यय को अलग करोगे, तो मूल शब्द के अलावा जो बचेगा वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। माफ कीजिए मैं एक साथ प्रत्यय बोलेंगे, उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। मैंने गलती से बोल दिया भाई, ये उपसर्ग है, ये क्या है शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अब जो पहली बार तैयारी कर रहा है उन्हें तो भाई कौन सा पेपर में कौन सा पीछे बताया था मैम ने, कौन सा आगे बताया था। तो देखो पैसे प्रत्यय और पैसे पीछे, ठीक है, बाकी उपसर्ग आगे हो ही जाएगा। तो ऐसे ट्रिक के द्वारा भी आप याद कर लिया करो। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके अपने याद करने का अपना अपना एक लॉजिक होता है, तो मैं सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करती हूँ। किस विद्वान ने कन्नौज और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व न मानकर ब्रज भाषा के उपरूप में माना है। मतलब कि विद्वान ने क्या है भाई, अलग अलग बुंदेली और कन्नौजी अलग अलग अस्तित्व नहीं माना, यानी एक ही है, कहने का अभिप्राय एक ही। तो किसने माना ये? ऑप्शन आपके सामने है, भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी। तो 129 का रहेगा धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र कुमार ने कन्नौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व नहीं माना, बल्कि माना कि ये ब्रज भाषा के ही अपरूप यानी ब्रज भाषा के ही भाग हैं। ठीक है, कन्नौजी और बुंदेली को ब्रज भाषा का ही भाग किसने माना? धीरेन्द्र वर्मा ने। छाया मत छूना शब्द के अभिप्राय, ये क्या एनसीईआरटी का प्रश्न है? छाया मत छूना मन, तो यहां से देखेंगे भविष्य की। एक सेकंड के लिए आप धैर्य बनाए रखिए। और मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी क्लास निरंतर ऐसे चलेंगी, सारे परिवेशन मैं करवाऊंगी, ठीक है ना। तो ये है
छाया मत छूना भविष्य की चुनौतियां, जीवन की कठोर वास्तविकता, छल कपट और दृढ़ विचार, विगत की सुख। तो इसमें 130 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विगत की सुखद काल्पनिकता, विगत की सुखद काल्पनिकता। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग था। भक्ति आंदोलन के पूर्व यानी भक्ति आंदोलन से पहले सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग थे ही था। ये कथन किसका है? और देखो किसके बारे में कहा गया है? गोरखनाथ के बारे में। किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 131 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग था। ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किस विद्वान ने केवल पश्चिमी और पूर्वी हिंदी को ही वास्तविक हिंदी माना? मतलब कि पश्चिमी और पूर्वी हिंदी वास्तविक हिंदी है, बाकी हिंदी नहीं है। किसने माना है? 132 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि पश्चिमी और पूर्वी हिंदी वास्तविक हिंदी है, बाकी हिंदी नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन। अब भाई ये क्या है? ये विदेश की हैं, अंग्रेज हैं, इन्हें हिंदी से ये जो बोल देते बस ऐसे, इनको इतना नॉलेज नहीं थी। तो आप कहोगे मैं तो फिर ऐसे ही बोल देते थे क्या, और ये तुक्का लगा देते थे। मजाक कर रही हूँ, लेकिन इनको हमारे जितने ऐसे हिंदी का इतना ज्ञान नहीं था, ये बोल देते। निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंबेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है? जाति प्रथा श्रम को दोषमुक्त अवस्था है, ये एनसीईआरटी में से आया है। नागरिक को समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराकर क्षमता स्थापित की जा सकती है। मनुष्य को शक्ति की सक्षम प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो 133 का रहेगा जाति ए, ये सही है। जाति प्रथा श्रम विभाजन दोष मुक्त व्यवस्था नहीं है। कैसे नहीं है भाई? जाति प्रथा और श्रम दोष मुक्त व्यवस्था, दोष से युक्त अवस्था है। अब ये दोष युक्त का मतलब देखो, अब जो जन्म से क्या है, ये भाई जन्म से आपका काम निर्धारित किया जाए। अगर आप एक क्लास देख रहे हो एस्टेट की, इसमें सभी जाति और धर्मों के लोग देख रहे हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आज अगर उस जमाने की बात करें कि भाई एस्टेट की क्लास ब्राह्मण वर्ग की देखेंगे क्योंकि नई शिक्षा का अधिकार है, बाकी SC/BC वाले नहीं देखेंगे, तो आप क्या उसमें आपका मन है टीचर बनने का, अध्यापक बनने का, तो आप दूसरे काम में मन लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। तो यही भीमराव अम्बेडकर का कथन है। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय, वानर किन्नर गए वो हनुमान झिमी। तो ये क्या है? ये भी NCERT से ही है। लक्ष्मण मूसा संबंधित उक्त काव्य से हनुमान के अवतरण को किस रूप में चित्रित किया गया है? करुण रस के बीच में शांत रस कार्य भाव, संहार रस के विरोध का विकरालता, करुण रस के बीच में वीर रस का सपुटन, भयानक रस के बीच में हास्य रस का फुहार। तो 134 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, करुण रस के बीच में वीर का स्फुटन। यानी कि ये देखो, लक्षण मूर्छित हुए पड़े हैं जमीन पर, श्री राम विलाप कर रहे हैं, और एकदम से क्या है, वानर जो हनुमान का जो गए थे भाई, जो क्या बोलते हैं उसको, जड़ी बूटी जो भी वो लाने के लिए गए थे। तो जब हनुमान प्रवेश करते हैं तो सब में एक वीरता का भाव आ गया कि अब क्या लक्ष्मण की जान बच जाएगी। अब तक तो क्या रो धो रहे थे। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? मैं हर बार बोलती हूँ, कोई नया अभ्यर्थी आया तो पुराने वाले तो मुझे जानते ही हैं कि मेरा बताने का कैसा तरीका होता है। एस्टेट है, आपको भाषा में ही मात देता है, क्योंकि मेरा ये 4 बार का अनुभव है एस्टेट का। देखो है नहीं है, सबसे पहले आप इसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ आपका 50% उत्तर सही हो जाता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि घर आते अभ्यर्थी ओहो नहीं पूछा गया तो मैंने तो है कर दिया। 3 से 4 क्वेश्चन आप ऐसे गलत करते हो तो इससे आप बच जाओगे, और 1-2 नंबर से आप रहते हो। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, गिरी है, कानन है, तालाब, तड़ाग, पुरंदर, इंद्र, गमना, कालिंदी। और मेरे उत्तर बताने से पहले निशान लगा लिया करो ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें क्या सही, ये मतलब कि हमारे कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसमें गिरी और कानन गलत है, बाकी सही है। तालाब कहीं तड़ाग भी तालाब को बोलते हैं, यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। कालिंदी मतलब काली, जो कि यमुना का पानी देखा है ना आपने, गंदा होता है।
पुरंदर इंद्र। गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत और कानन का मतलब होता है वन। तो ये वन और पर्वत यही क्या है, अलग है। एत वदर्भ माग से प्राण 10 गुणा समर्था। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है। 136 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दंडी का कथन है भाई। एते वदर्भ मार्ग से प्राण 10 गुणा समर्था। तो ये है दंडी का कथन है। संगारस के विषय में देखो गलत चयन करना है। भरत मुनि से उज्ज्वल पवित्र उत्तम मानकर इसी रसद किया। इसके उद्दीपक भाव विभाव के अंतर्गत मानव मन वित्र प्रकृति जड़ देवता जड़ चेतन सभी आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखें, नायिका संबंधों के कल्पना के आधार पर 2 भेद किए गए हैं। इसमें समस्त सात्विक भाव और संचारी भावों को समावेश किया। अब संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। लेकिन देव ने, आचार्य देव ने 34 संचारी भाव माने हैं। अब प्रश्न बनेगा कि किस आचार्य ने संचारी भाव की संख्या 34 मानी है? तो 34 देव ने मानी है। कौन सा माना है 34वां? छल नामक। तो ये प्रश्न भी आया हुआ छल नामक। वैसे देखा जाए तो 33 संचारी भाव हैं। तो 137 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? ये इसका उत्तर है। ये गलत है भाई श्रृंगार रस के बारे में। बाकी श्रृंगार रस के बारे में सारे ठीक हैं। एक बार देखो, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार वीडियो को सुन लिया करो ताकि समझ में आ जाएगा। रस निष्पत्ति में कौन सा तत्व सही नहीं है? भट्टलोलट मत आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। शंकु के मतानुसार चित्रतुंग न्याय में सामाजिक को अनुकर्ता में अनुकार्य की प्रतीति होती है। भट्टनायक के अनुसार भोजक तो व्यापार भाव साधनीकरण होता है। अभिनव गुप्त ने रस को व्यंग्य मानकर से सत्यनिष्ठा स्वीकार की है। तो 138 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ। भट्टलोलट का मत था कि आरोपवाद, भट्टलोलट का मत आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी भट्टलोलट का जो मत था उसका दूसरा नाम था आरोपवाद। ठीक है। शंकु का मतलब कि एक शंकु के चित्रतुंग से सामाजिक अनुकूलता में बिल्कुल थे भाई। अभिनव गुप्त ने रस व्यंग्य को उनकी सैर्दनिष्ठा स्वीकार की। भाई देखो, अभिनव गुप्त ने रस को व्यंग्य मानकर उसकी सैर्दनिष्ठा स्वीकार कर दी। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। असंगत देखना है। जब लोक और शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए दुष्कर्म तब दोष होता है। श्रुति कटुता शब्द का दोष है जो प्राय कोमल रसों में होता है। अप्रतीत अर्थगत और शब्दगत दोनों प्रकार का भी दोष है। शब्द का क्रम वाक्य की रचना की दृष्टि दूषित होने पर अक्रमत्व दोष रहता है। तो 139 का आप उत्तर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। और बाकी क्या सही है? अब सही देखेंगे क्यों सही है। जब लोक और शास्त्र की कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो दुष्कृतम दोष होता है। भाई देखो, आपने जैसे रामायण है, महाभारत है और आप उनका नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको दुष्कृतम तो दोष होगा ना भाई। आप उन नियमों, वेदों का, शास्त्रों का उल्लंघन करोगे तो दुष्कर्म तो दोष होगा। श्रुति कटुम शब्द का दोष प्राय कोमल रसों में होता है। अब क्या श्रुति कटुम शब्द का दोष तो प्राय कोमल रसों में होता है। अब क्या देखो, कोमल कोमल मान लीजिए आपको कोई बोले भाई ऐसे रस में आप रचना करो जो कोमल कोमल हो। अब क्या है, उसमें आप कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो श्रुत कटितम दोष के लिए आ जाते हैं, गलती से भी आ जाते हैं। तो अब कोई सुनने बैठेगा तो अचानक क्या है, पहले तो उसे आनंद आता है, कुछ गलतियां हो जाती है तो श्रुत कटितम दोष, भैया गलती की तो अच्छा नहीं लगता तो इन्हीं में गलती होगी, बाकी में क्यों होगी। अपरित तो शब्द दोनों प्रकार का काव्य दोष है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर माफ कीजिए भाई, यही क्या है? गलत है। यही गलत है भाई इसका। शब्द क्रम का वाक्य रचना के दूषित होने का अक्रम होता है। अब मान लीजिए शब्द रचना देखें, इसका मतलब है मान लीजिए वाक्य आप शुद्ध वाक्य लिख रहे हो तो उसमें क्या है? अक्रम। तो अगर आपने संज्ञा, मान लीजिए कि आपने लिखा कि आप मैं एचटेट के पेपर की तैयारी कर रही हूँ, मैं एचटेट के पेपर की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा और आप मैं एचटेट की पेपर की तैयारी कर रही हूँ। अब आपने लिखा एचटेट की मैं
तैयारी। तो ये क्या है, ये एक दोष हुआ ना, और दोष कौन सा हुआ, अक्रमत्व का, यानी क्रम आपने सही नहीं लगाया। जहाँ संज्ञा लगानी थी वहाँ आपके संज्ञा की जगह सर्वनाम तो प्रयोग कर सकते हो, लेकिन संज्ञा की जगह आप विशेषण का प्रयोग नहीं कर सकते हो। फिर क्या है, आप कुछ क्रम कुछ क्या है, जैसे वर्ब बोलते हैं कुछ उसमें आगे पीछे कर रहे हो, जो सहायक क्रिया है यानी जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो और होना चाहिए, तो ये अक्रमत्व दोष हो जाता है। निम्नलिखित में शुद्धता शब्द कर चयन करना है। शुद्धता में 140 का देखेंगे आप, अन्योश्रिति सनंद सप्रभुता पदोन्ति पर्यवसान। तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा आपका ये सनंद और उसके बाद आएगा आपका, फिर आएगा संप्रभुता और फिर आपका ये आएगा पर्यवसान। तो सनंद, संप्रभुता, पर्यवसान, ये इसके क्रम आएंगे, तो इसे आप जरूर निशान लगा लें। और मेरे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर बता दिया करो ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें आपके कितने में से कितने सही आ रहे हैं। कि समासिक पद का विग्रह सही नहीं है यथामति के अनुसार, दे रूपीलता, शोकाकुल शोक में आकुल, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला। तो 143 का आप देखेंगे, 143 का रहेगा सी। क्यों आएगा सी, देखो मति के अनुसार यथामति, इसमें आपका रहेगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की मैंने आपको पहचान बता रखी है, अनु, यथा, प्रति, हर, वर, दर, आ, नी, बे, से। तो ये तो उपसर्ग मिलेंगे, इसके अलावा पुनरुक्ति वाले शब्द भी मिलेंगे, जैसे एक एक, दिन दिन। तो ये क्या पुनरुक्ति वाले, इसमें भी अव्ययभाव समास होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अनु, यथा, प्रति, हर, वर, दर, आ, नी, वे, से और पुनरुक्ति वाले शब्द, तो इसमें अव्ययभाव समास होता है। जिसने अगर याद नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके एक लिख लिया करो, किसी कागज पेन लेके बैठा करो, तो लिख लोगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। या फिर भूल जाते हो तो देख तो लो कि मैंने कहाँ लिखा है। तो यथा लग गया, तो इसमें मति के अनुसार इसमें अव्ययभाव समास होगा। दे रूपीलता, तो दे रूपी, ये इसमें आपका क्रमधार्य हो गया। शोकम में आकुल, तो यही क्या है आपका गलत है, शोकम में आकुल नहीं, शोक से आकुल, यानी शोक से आकुल है। प्रयोग के लिए शाला, ये तत्पुरुष समास है। फिर 42 का में सही नहीं देखना है, सही से नहीं है, तो इसको अंडरलाइन के नहीं पूछा गया है। विभाव रस को हेतु निमित्त का कारण है। अनुभाव को रस का कार्य कहा जाता है। विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं 4 प्रकार की होती हैं। वे विचार या अभाव स्थायी भाव उपकारक होते हैं, रस की सीधी तक स्थित रहते हैं। तो 142 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यही गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, ये लोकोक्ति देखनी, तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। किसी को किसी के चाल में हराना, किसी को उसी की, यानी किसी को उसी की चाल में हराना, मियाँ की जूती मियाँ के सिर। तो ये 143 का किसी को उसी चाल में हराना, ये आ जाएगा। इसमें ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है और ये सबको भी आते हैं। ठीक है, नहीं आते हैं तो आप वीडियो को रोक कर देख लें, 2-3 बार सुनोगे याद हो जाएगा। और ये पीडीएफ सबको मिलेगी, लेकिन पाठ्यक्रम की पीडीएफ उसी को मिलेगी जो पेड लेंगे। किसी समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ शब्द जो सम्मिलित करना है, तो देखो इसमें क्या है, नहीं है, ये बाकी 3 सही है, एक गलत का चयन करना है। तो इसमें देखो कंथा, कथा, गुदड़ी, कहानी, दूसरा, तो इसमें आप देखेंगे कंथा का मतलब होता है कहानी, नहीं, कंथा का मतलब होता है गुदड़ी और कथा का मतलब होता है कहानी। इत्र का मतलब होता है दूसरा और इत्र का मतलब सुगंधित। तान का मतलब होता है आलाप, यानी उसमें खो जाना। और ताना मतलब आक्षेप, यानी बुराई करना, किसी की ताना मारना, व्यंग्य कसना। और उपेक्षा, आशा, अपेक्षा, ध्यान न देना। तो 44 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, ये गलत रहेगा। अब ये गलत क्यों, क्योंकि उल्टा कर दिया है। उपेक्षा मतलब होता है ध्यान न देना और अपेक्षा मतलब होता है आशा, तो ये उल्टा कर दिया है, ये यहाँ आएगा
और ये यहाँ आएगा। ठीक है, फिर ठीक हो जाएगा ये। माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो माटी वाली का केंद्रीय भाव है 145 का बी, विस्थापन की समस्या। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देखो भाई, बिल्कुल ये नहीं सोचे कि मैं क्या भाई मेरे टीजीटी वाले रह गए, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, मैं वो भी करवाऊंगी, धैर्य बना के रखिए, वो भी करवाऊंगी। लेकिन आप ये भी सोल्व कर लो। एनसीईआरटी के 2-4 क्वेश्चन यहाँ रहे ना, बाकी साहित्य व्याकरण तो वही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे और हम इन प्रश्नों में आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा। जिसको जोर पड़ेगा वो वीडियो छोड़कर बीच में चला जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सारी वीडियो देखें, तभी आपको एस्टेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। और मेरा मानना यही नहीं है, ये वास्तविकता है। हमारा एस्टेट ऑल स्टेट से टफ है, इतना हलवा भी नहीं है कि चलो हमने बड़ी +1 +2 की बुक कर हमारा हो जाएगा। बहुत से मैंने ऐसे चैनल देखे जो एनसीईआरटी करवाते हैं। भाई परिवेश सर आपने पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई? सब में क्या है, उनको पता है कितने टफ है। 150 बनाए मेलत सभा के लोग करी जाना, इसको आप रट लेना। बहुत बार आया, ये ठाकुर का कथन है। किसका है? ठाकुर का है। कौन सा वाक्यांश संबंधी असंगत है? देखो असंगत गलत का चयन करना है। तो समूह में निकला हुआ युद्धपृष्ठ, बोलने में संकोच, वाक्चतुर, मजाक उड़ाने वाला, उपहास, वह विजित देश में जिससे में विजेता देश के लिए लोग आकर बस गए हो। तो 147 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। ठीक है, तो 2-3 बार इसे देख लेंगे, याद हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में किस भूभाग की यात्रा का वर्णन है? भाई इसमें किस घटना का वर्णन हुआ है और कहाँ हुई है ये घटना? तो ये है गंतोक और उससे आगे हिमालय तक। तो ये क्या है? इसका इसमें वर्णन हुआ है, बाकी इसका लेना। कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत देखना है। अब क्या है, ये पहला ही गलत हो गया भाई। बीसल देव रासो का अंगिरस क्या है? वीर नहीं है, बल्कि क्या है? संगारस है, संगारस है। बाकी सारे ठीक है। मुनि जिन विजय भरतेश्वर बावली जैन साहित्य में प्रथम ग्रंथ है। और राम सिंह कृत पावड़ा, 2 इंद्रिय सुख की निंदा, आत्मनुधि में तो है। राहुल सांझ के सरपा को हिंदी का प्रथम कवि। देखो यहाँ एक एक लाइन एक एक प्रश्न बन रही है। तो पहले का है ना, वीर रस नहीं आएगा, संगार रस आएगा। वीडियो को रोककर सारे ऑप्शन आप याद कर लिया करो, तभी आपका पेपर करने का फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं तो आप गिरोगे। फिर आप कहोगे जो पेड जो कि मैम ने तैयारी हमारी नहीं करवाई। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, आपका तैयारी हो जाएगी, एस्टेट आपको जरूर मिलेगा। आलो आंध्र नामक आत्मकथा किसकी रचना है? तो 150 का रहेगा डी, बेबी हालदार की। तो देखो भाई, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। आल टीजीटी पीजीटी ये क्या है? और आल एस्टेट टीजीटी पीजीटी मात्र 899 रुपये की है। और ये पीडीएफ है जो संपूर्ण पाठ्य इसकी संपूर्ण जो प्रीवियस ईयर हुए हैं, गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र, ये निःशुल्क मिलेगी। ये भी मैं व्हाट्सएप पे कहूँगी तो भेज दूंगी या टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आपका एस्टेट क्लियर हो जाए। इसी बार मेहनत करिए, जरूर होगा। कोई भी पूरे यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर नहीं करवा रहा है, सिर्फ मैं करवा रही हूँ। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो आपके दोस्त हैं सभी इसमें पास हो सके, उनकी अच्छी तैयारी हो सके। और आप भी निरंतर इन क्लासों को देखते रहे, अच्छी तैयारी हो जाएगी। कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। और एनसीईआरटी, कुछ मैडम एनसीईआरटी पढ़ा रही भी, एनसीईआरटी तो आप खुद भी पढ़ लोगे ना। प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, वो भी तो बताना जरूरी है। और ये आपको सिर्फ सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में मिलेगा और कहीं नहीं मिल रहा है। इसके बाद मैं टीजीटी की तैयारी शुरू कर दूंगी, पीजीटी के पेपर खत्म होते ही। तो 2-3 बार इसे देख लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। एक वीडियो ये भी लेकर आऊँगी कि कौन से टॉपिक आपको एस्टेट में पास करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एस्टेट की तो 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये पेड पीडीएफ रहेगी। तो जाते जाते यही कहूँगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।